नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं हमारे जेआईबी एनसीईआरटी मेड सिंपल के चैनल में। तो दोस्तों, ये हमारा सेकंड पार्ट है एमसीक्यू सेशन का। हम लोगों ने 21 एमसीक्यू और कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको टॉप राइट कॉर्नर में प्रोवाइड करता हूँ, उसे एक बार जाकर देखिए और फिर इसे कंटिन्यू कीजिए। हम लोग अपना फंडामेंटल डेवलप कर रहे हैं सभी एमसीक्यूज़ के द्वारा। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया जाए, क्या टेक्निक है इसको यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने 22 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉरेक्स सेटलमेंट किसी फंड का हो रहा है सेकेंड वर्किंग डे ऑफ द डेट ऑफ डील। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, बताइए। यदि सेकेंड वर्किंग डे होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉट क्रेडिट कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। फिर देखिए क्या कह रहा है, सेटलमेंट सेम डे होगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे रेडी रेट कहते हैं। ठीक है। फिर सेटलमेंट जो है नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उसे क्या कहेंगे, तो टर्म रेट कहते हैं, डी होगा। फिर कह रहा है कि रेट अप्लाइड सच फॉरेक्स ट्रांजेक्शन व्हेन द डिलीवरी ऑफ करेंसी टेक्स प्लेस एट द डे बियॉन्ड द स्पॉट प्राइस। तो स्पॉट रेट के बियॉन्ड यदि हमारा फॉरेक्स ट्रांजेक्शन हो रहा है तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड रेट, यानी कि ऑप्शन सी सही है। उसके बाद है दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट में जितने भी एक्सचेंज होते हैं वो जनरली किस रेट पे होते हैं, तो वो हमारे स्पॉट रेट पे होते हैं, यानी ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। करेंसी डिलीवर किया गया 15 जुलाई 2013 को और किसी सेल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो कि था हमारा 12 जुलाई 2013 का। तो 13 जुलाई 2013 एक हॉलीडे है। ठीक है, तो इसमें कौन सा एक्सचेंज रेट यूज होगा, आप समझिए। यहाँ मैं टाइमलाइन बनाता हूँ। ये 12 जुलाई है, ये 12 जुलाई है, और दोस्तों ये हमारा 13 जुलाई है, ये 14 जुलाई है, ये 15 जुलाई है। तो ये जो दिन था ये हॉलीडे है। ठीक है, ये क्या है, हॉलीडे। तो 12 के बाद जो हमारा, देखिए एक होता है हमारा, दो चीज़ होता है हमारे इस केस में। यहाँ पे जो 12 जुलाई है और एक 15 जुलाई है दोस्तों। तो 15 जुलाई को हमारा सेटलमेंट डेट है। 15 जुलाई को क्या है हमारा सेटलमेंट डेट या वैल्यू डेट आप कह सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना। ठीक है, 15 जुलाई को आपका वैल्यू डेट है। और दोस्तों 12 जुलाई को जो है आपका क्या है, हाँ, जो 12 जुलाई है दोस्तों, उस दिन डीलिंग डेट है। वो कौन सा डील है, डील डेट है, मैंने बताया था। तो अब मैंने ये भी बताया था कि यदि हॉलीडे आता है तो उस दिन को हम लोग नहीं काउंट करते हैं। तो ये जो है 12 के बाद अगला दिन नेक्स्ट वर्किंग डे 14 हुआ, उसका नेक्स्ट वर्किंग डे 15 हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा स्पॉट रेट है क्योंकि T+2 है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं। एक कोई पर्सन है जो कि ट्रांजेक्शन किया है स्पॉट डेट 8 जनवरी 2016 को, तो सेटलमेंट कब होगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए फ्राइडे है ना, तो आप समझिए ऐसा, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया। तो 8 आपका फ्राइडे है, और जो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन होता है वो सैटरडे संडे को नहीं होगा। तो 9 और 10 तो आपका गया। तो अगला वर्किंग डे आएगा 11 को, और चूंकि स्पॉट रेट है तो T+2 लेते हैं, तो उसके नेक्स्ट वर्किंग डे तो आएगा 12 को। तो 12 तारीख को जो है इसका इसका क्या होगा, वैल्यू डेट होगा या सेटलमेंट डेट होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। यूएस डॉलर यदि एप्रिसिएट हो रहा है ब्रिटिश पाउंड के रेस्पेक्ट में, तो इसे कहते हैं हम लोग, ऑप्शन ए सही है, इट विल टेक फ्यू डॉलर टू परचेज अ पाउंड। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन मैंने किया है पिछले वीडियो में। ठीक है, उसके बाद ये भी हमने किया है। आगे देखते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है दोस्तों। चलिए, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, ये इसी वाले क्वेश्चन। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, एक कोई एक्सपोर्टर है, उसने एक्सपोर्ट डिमांड बिल प्रेजेंट किया 3 लाख यूएस डॉलर का अंडर इररिवोकेबल एलसी। तो किस रेट पे डॉक्यूमेंट नेगोशिएट होगा, और ये डाटा आपको दी गई है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैंक और कस्टमर दो एंटिटीज हैं। ठीक है, तो बैंक कस्टमर जो है, देखिए कस्टमर चूंकि एक्सपोर्ट बिल है ना, तो कस्टमर बैंक को क्या देगा, यूएस डॉलर देगा, बदले में बैंक क्या देगी, आईएनआर देगी। ठीक है, तो आईएनआर देगी। तो दोस्तों एक्सपोर्ट बिल जो होता है वो बिल बाइंग रेट पे होता है एप्लीकेबल। तो यहाँ 64.60 आप रेट लेंगे, और चूंकि आपका यहाँ पे मार्जिन 3 पैसा दिया हुआ है, तो उसमें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों, तो आपका अल्टीमेटली आंसर आएगा 64.57। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोई एक्सपोर्टर ने 60 डे का यूजांस बिल सबमिट किया है 25,000 यूएस डॉलर का परचेज के लिए। तो किस रेट पे डॉक्यूमेंट परचेज किया जाएगा, ये देखिए आपको बताना है। क्वेश्चन आपका ये प्रीवियस वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, स्पॉट आपको दिया हुआ है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, बस अंतर है कि यहाँ यूजांस पीरियड है। तो यूजांस पीरियड कितना का है, 60 डेज का है। पिछले वाला क्वेश्चन साइड बिल था। देखिए दो तरह का बिल होता है, एक होता है साइड बिल, एक होता है यूजांस बिल। साइड बिल में जो हमारा सेटलमेंट होता है वो इमीडिएट होता है, और यूजांस बिल में चूंकि टाइम पीरियड यूजांस पीरियड रहता है, तो उसके बाद ही सेटलमेंट होता है। यही अंतर है। तो यहाँ पे जहाँ तक आपको क्वेश्चन को देखिए 60 डेज है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला, यानी कि 2 महीना आप मान के चल सकते हैं। 60 डेज को मान सकते हैं ना, 2 महीना आप। ठीक है, तो दोस्तों आप पहले ये कीजिए कि आप फॉरवर्ड रेट निकालेंगे। तो वो कैसे निकालते हैं, स्पॉट रेट और प्रीमियम।
यही करते हैं ना, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, इसके पिछले केस में प्रीमियम हमें नहीं लेना था क्योंकि साइड बिल था, तुरंत का तुरंत ट्रांजैक्शन होना था, लेकिन इस केस में हमें प्रीमियम लेना पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रीमियम 1 महीना के लिए या 2 महीना के लिए या 3 महीना के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 60 डेज, ठीक है। तो 2 महीना का लेंगे तो 2 महीने का प्रीमियम कितना है, देखिए 2 महीने का प्रीमियम जो है, और चूंकि हमारा ये बाय ट्रांजेक्शन है तो बिल बाइंग रेट हम लोग लेंगे दोस्तों, क्या लेंगे हम लोग, बिल बाइंग रेट लेंगे। तो बिल बाइंग रेट हमारा कितना है, 64.60 है स्पॉट रेट, और प्रीमियम देखिए 18 लिखा हुआ है, तो 18 पैसा है ना, तो 0.18 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखिए मैंने फॉरवर्ड रेट निकाला 64.78, और दोस्तों जो एक्चुअल रेट होगा वो कैसे लिख लेगा, फॉरवर्ड रेट माइनस मार्जिन तो लेना ही है, तो आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं ये आपसे सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को देखिए, इस तरह आप जल्दी सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट का बीच का डिफरेंस है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, बैकवर्ड मार्जिन, फॉरवर्ड मार्जिन, स्पॉट मार्जिन या फास्ट मार्जिन। तो दोस्तों उसे हम लोग स्पॉट मार्जिन कहते हैं, ऑप्शन सॉरी उसके हम लोग क्या कहते हैं, फॉरवर्ड मार्जिन कहते हैं, ठीक है। तो किसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो स्पॉट, गलती से मैंने स्पॉट लिख दिया दोस्तों, ये स्पॉट होगा, यहाँ पे स्पेलिंग जो है इसका गलती से स्पॉट लिखा गया है, ये है स्पॉट। तो स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग फॉरवर्ड मार्जिन कहते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट किए, बताइए क्या देगा। तो स्पॉट रेट में आप प्रीमियम जोड़ दीजिए और डिस्काउंट घटा दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा फॉरवर्ड रेट मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद है दोस्तों कि यदि मान लीजिए कि करेंसी का वैल्यू चीपर है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो समझने का प्रयास कीजिए कि करेंसी का जो वैल्यू है वो चीपर है देन बीइंग कोटेड फॉर स्पॉट इट इज सेड टू बी एट। तो उसको मैं समझाता हूँ दोस्तों। ऐसे मान लीजिए कि इसका मतलब आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि 1 US डॉलर जो है वो है 75 रुपीज़ आज के डेट में, और ये हमारा स्पॉट रेट है, ठीक है। और कुछ दिनों बाद आफ्टर मान लीजिए 2 मंथ, ठीक है, फॉरवर्ड रेट में बता रहा हूँ, 1 US डॉलर जो हो गया वो हो गया 74.5। तो दोस्तों आप क्या देख रहे हैं कि ये जो USD है वो चीपर हो गया ना, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग डिस्काउंट करते हैं, है ना, इसे क्या करते हैं, डिस्काउंट करते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर कह रहा है कि देखिए स्पॉट रेट दिया हुआ है USD का 64.50 और 2 महीना फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है 64.80। तो इस केस में बताइए क्या होगा। तो समझिए मैं समझाता हूँ। तो देखिए स्पॉट रेट मतलब कि 2 वर्किंग डेज के बाद जो रेट है वो, और 2 मंथ फॉरवर्ड जो रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 US डॉलर बराबर 64.80। दोस्तों आप ऐसे समझिए इसको कि अभी मान लीजिए कि आप एक कोई सामान लेने गए, आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप टूथपेस्ट लेने गए, ठीक है। तो टूथपेस्ट आप लेने गए, मान लीजिए कि 1 US डॉलर का टूथपेस्ट का दाम है, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 64 रुपये 50 पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और कल के डेट में आपको कितना देना पड़ेगा, 64 रुपये 80 पैसा देना पड़ेगा उस टूथपेस्ट को लेने के लिए। समझ रहे बात को। तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है ना, ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि अपना जो करेंसी है वो वीक हो रहा है, ठीक है। और जो फॉरेन करेंसी US डॉलर है वो क्या हो रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है, वो बढ़ रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। अपना करेंसी वीक हो रहा है ना, तो जो भी चीज़ वीक होता है वो डिस्काउंट पे होता है, और जो भी चीज़ स्ट्रांग होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा प्रीमियम पे। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे USD जो है, US डॉलर जो है वो प्रीमियम पे है, वो किस पे है, प्रीमियम पे। और जो अपना करेंसी INR है वो किस पे है, डिस्काउंट पे। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद फॉरवर्ड रेट का क्या फॉर्मूला होता है, स्पॉट रेट प्लस क्या करते हैं, प्रीमियम को प्लस करते हैं और डिस्काउंट को माइनस करते हैं, यही बेसिक फॉर्मूला है। तो प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फॉरवर्ड रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय एडिंग अ मार्कअप टू स्पॉट रेट, बाय एडिंग प्रीमियम और डिस्काउंट स्पॉट रेट। ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन एलिमिनेशन करना है, प्रीमियम को ऐड करते हैं और डिस्काउंट को डिडक्ट करते हैं, तो ऑप्शन डी सही है, ठीक है। तो फॉरवर्ड प्रीमियम एंड डिस्काउंट आर जनरली बेस्ड ऑन डैश ऑफ 2 कैसे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो फॉरवर्ड प्रीमियम है या फॉरवर्ड डिस्काउंट है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल पे। मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया था, मेरे थ्योरी वाले लेक्चर को देखिए, मैंने समझाया है कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कैसे अफेक्ट करता है। आपको मैं याद दिला दूँ, मैंने समझाया था कि US डॉलर का मान लीजिए कि 2% रेट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में, और INR इंडियन रुपीज़ में मान लीजिए कि 4% रेट है, या लंदन का मान लीजिए UK वाला जो करेंसी है पाउंड का हुआ है 4% रेट। तो मैंने समझाया है दोस्तों कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का लोग कैसे फायदा उठाते हैं आर्बिट्रेज में, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन के लिए डिस्काउंट पे कोट होता है तो क्या होता है, तो करेंसी फ्यूचर में डियरर होगा, करेंसी सेम होगा फ्यूचर में, करेंसी इजीली अवेलेबल होगा, या करेंसी चीपर होगा फ्यूचर में। तो दोस्तों बताइए, अभी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल लेके, 1 US डॉलर मान लीजिए कि 75 रुपया है, और कल के डेट में वो US डॉलर हो गया मान लीजिए 73 रुपया, 73 रुपीज़। तो यही डिस्काउंट होता है ना, ठीक है, यही यहाँ पे डिस्काउंट को कोट किया गया है।
तो जो करेंसी है वो क्या डियरर हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं डियरर हो रहा है। सेम रेट है क्या? नहीं है सेम रेट। चीप इजीली अवेलेबल है, इससे कोई मतलब नहीं, चीपर हो गया है। ठीक है, करेंसी क्या हो गया है? चीपर हो गया है। तो डी आंसर होगा। किसी परफेक्ट मार्केट में जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फाइनेंस और ट्रेड का, कौन सा चीज़ बेसिक फैक्टर है जिस पे हम लोग फॉरवर्ड रेट पे आते हैं? तो दोस्तों वो है इंटरेस्ट फैक्टर। इंटरेस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैंने अपने थ्योरी लेसन में समझाया है। इसका करेक्ट आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फॉरवर्ड यूएस डॉलर है उसको प्रीमियम पे कोट किया गया है अगेंस्ट इंडियन रुपीज, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों इसका मतलब समझिए, जैसे आज के डेट में यूएस डॉलर मान लीजिए कि 75 रुपया है, तो कल के डेट में यदि यूएस डॉलर बढ़ के हो गया 76 रुपया, 76 रुपीज़ हो गया, तो इसे ही हम लोग कहते हैं प्रीमियम। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होगा कि मनी मार्केट रेट्स आर हायर इन इंडिया देन इन यूएस। दूसरा है कि मनी मार्केट रेट्स आर लोअर इंडिया देन इन यूएस। मार्केट यील्ड इन हायर इन यूएस देन इन इंडिया। डॉलर हैज बेटर वैल्यू देन इंडियन रुपीज। दोस्तों बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा कि जो हमारा मनी मार्केट रेट है वो भारत में हायर है एज कंपेयर टू यूएस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल होता है वो स्पॉट रेट में ऐड करते हैं किसके? लो इंटरेस्ट यील्डिंग करेंसी, हाई इंटरेस्ट यील्डिंग करेंसी, बोथ नन ऑफ दिस। तो बताइए, इंटरेस्ट याद रखिएगा कि लो इंटरेस्ट यील्डिंग करेंसी जो होता है वो हमें फॉरवर्ड प्रीमियम देता है और उसी में हम लोग इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को स्पॉट रेट में ऐड करते हैं। समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा स्पॉट रेट है, ठीक है, स्पॉट रेट है और हमारे पास दो करेंसी है, लो यील्डिंग और हाई यील्डिंग करेंसी। तो जो हम लोग क्या करेंगे, लो यील्डिंग करेंसी को चूज करेंगे और उस केस में हम लोग इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को ऐड करते हैं। ठीक है, इसके लो यील्डिंग करेंसी के स्पॉट रेट में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कि फॉरवर्ड प्राइस ऑफ करेंसी अगेंस्ट अदर कैन इवॉल्व विद द फैक्टर। तो जो फॉरवर्ड प्राइस होता है वो किन किन फैक्टर पर निर्भर करता है? स्पॉट प्राइस पर निर्भर करेगा, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल पर निर्भर करेगा और टर्म पे डिपेंड करेगा। यानी आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑल ऑफ दिस। मैंने समझाया है अपने थ्योरी लेक्चर में कैसे डिपेंड करता है दोस्तों, उसे एक बार जाकर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब कौन सा डायरेक्ट कोट है? तो डायरेक्ट कोट में मैंने क्या बताया था कि डायरेक्ट कोट में जो अपना फॉरेन करेंसी होता है वो हमारा फिक्स होता है। ठीक है, फॉरेन करेंसी क्या होता है डायरेक्ट कोट में? फॉरेन करेंसी क्या होता है? वो फिक्स होता है। और लोकल करेंसी क्या होता है दोस्तों? लोकल करेंसी क्या होता है? वो वेरिएबल होता है। आइए अब जरा देखते हैं किस केस में ऐसा है। तो जरा देखिए, यहाँ पे क्या है कि फॉरेन करेंसी आपका फिक्स है, लोकल करेंसी ये होगा डायरेक्ट कोट। यहाँ पे देखिए यूएस में यूरो बराबर, तो यहाँ फॉरेन करेंसी फिक्स है, लोकल करेंसी वेरिएबल ये भी होगा। इंडिया में 1 रुपये बराबर, यहाँ देखिए यहाँ पे लोकल करेंसी फिक्स कर दिया है, तो ये इनडायरेक्ट कोट हो गया। ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट कोट हो गया। ठीक है, कि लोकल करेंसी फिक्स है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे कोड दिया हुआ है कि ₹100 बराबर। दोस्तों यदि आपको इस पार्टिकुलर चैप्टर की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो पीडीएफ के लिए आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा जिसमें मैं आपको प्लान बताऊंगा और उस प्लान के थ्रू आप इस एमसीक्यूज का पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं और जितने भी चैप्टर मैं बनाऊंगा वीडियो सभी का एमसीक्यू आप एक्सेस कर सकते हैं। कोड दिया हुआ है ₹100 बराबर $2.05। तो ऐसे कोटेशन को क्या करते हैं? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे देखने वाली बात यह है क्या फिक्स है हमारा। तो आप देखिए यहाँ पे ₹100 लिखा है ना, तो ₹100 लिखने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो लोकल करेंसी है वो क्या है? आपका लोकल करेंसी फिक्स्ड है। और लोकल करेंसी फिक्स होता है तो उस केस में हम लोग क्या मानते हैं? उसे इनडायरेक्ट कोट मानते हैं। क्या मानते हैं? इनडायरेक्ट कोट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको और क्वेश्चन करें इनकरेक्ट आपको पता लगाना है। इनकरेक्ट तो डायरेक्ट कोट में लोकल करेंसी वेरिएबल होता है, सही बात है। डायरेक्ट कोट में लोकल करेंसी फिक्स होता है, गलत बात है। इनडायरेक्ट कोट में लोकल करेंसी वेरिएबल होता है, गलत बात है। इनडायरेक्ट कोट में लोकल करेंसी फिक्स होता है, सही बात है। यानी 1 और 4 आर करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे शायद ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, ऑप्शन छूट गया है। ठीक है, नहीं यहाँ पे क्वेश्चन करा इनकरेक्ट पूछना है ना, तो 1 और 4 करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सा है? 2 और 3 इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट कौन सा है? तो 2 और 3 इनकरेक्ट है, तो सी नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक हमारा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है टीटी सेलिंग रेट ड्राफ्ट इशू करना है, जेपीवाई 1 लाख जेपीवाई है, यूएसडी पर आना दिया हुआ है, यूएसडी पर जेपीवाई दिया हुआ है, कोई मार्जिन लेना है, आपको रुपये अमाउंट कितना चार्ज करना है ये बताना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग जेपीवाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ड्राफ्ट इशू कर रहे हैं ना, तो हम लोग जेपीवाई को बेच रहे हैं, तो डायरेक्ट कोड नहीं अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्रॉस रेट मैकेनिज्म अप्लाई होगा कि जेपीवाई पर INR इक्वल टू जेपीवाई पर यूएसडी इंटू यूएसडी पर INR। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? जेड रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस रेट यहाँ पे अप्लाई होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्रॉस रेट को अप्लाई किया है। अब ये प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि कौन सा रेट लें, तो यहाँ पे दोनों के दोनों केस में आप देख सकते हैं दोस्तों
कि आपका क्या हो रहा है वो देखिए। देखिए मैं आपको जेड रूल बताता हूँ, जेड रूल मेथड से बताता हूँ कैसे आप क्रॉस रेट कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन आपको डायगोनल में क्या लिखना है, कॉमन करेंसी। कॉमन करेंसी कौन सा है, यूएस डॉलर। अपना होम करेंसी कितना है, तो सबसे पहले यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि सेलिंग रेट, तो सेलिंग रेट है तो इसमें से 99.55 ले लीजिए और यहाँ से आप ले लीजिए 47.9450 ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे होम करेंसी लिखिए। होम करेंसी कहाँ से, यूएसडी पर आईएनआर है, यहाँ लिख दीजिए आप 47.9450 लिख दिए। चलिए उसके बाद आपको देखिए यूएसडी पर जेपीवाई दिया हुआ है, यूएसडी पर जेपीवाई दिया हुआ है। यहाँ पे देना चाहिए आपको जेपीवाई पर यूएसडी, लेकिन क्या दिया हुआ है, यूएसडी पर जेपीवाई। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि ये बेसिकली कितना है, यूएसडी पर जेपीवाई ले दिया हुआ है, तो जेपीवाई कितना दिया हुआ है 99.55 और यहाँ पर यूएसडी होगा। तो इसको यहाँ लाने के लिए क्या करते हैं, 1 से डिवाइड कर देते हैं, मैंने बताया था ऐसा ही करते हैं ना, क्योंकि ये इनडायरेक्ट कोट है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अल्टीमेटली आपका क्या आ जाएगा 47.9450 डिवाइडेड बाई 99.55, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, 47 पर आप देखिए वही मैंने किया है, तो आंसर कितना आया 0 पॉइंट, आप देख सकते हैं इसको डिवाइड करने के बाद आया 0.4816172। तो एक्चुअल ये तो रेट मिला हमें, तो एक्चुअल अमाउंट कितना मिलेगा, उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका इतना जीबीवाई आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन कर रहा है कि किस करेंसी को हम लोग, इस करेंसी का स्पेलिंग गलत है दोस्तों, किस करेंसी को हम लोग इनडायरेक्ट कोट में नहीं कोट करते हैं, ये कहा गया है। तो दोस्तों देखिए ये यूएस डॉलर है, उसको डायरेक्ट कोट करते हैं, लेकिन बाकी एनएसडी, जीबीपी, यूरो, इन सभी को हम लोग कैसे कोट करते हैं, इनडायरेक्ट कोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, तो देखिए जितने भी करेंसी होते हैं वो इनडायरेक्ट कोट होते हैं एक्सेप्ट फॉर फॉलोइंग। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि जब हम लोग मार्केट में डील करते हैं फॉर पार्टिकुलर करेंसी पेयर एंड नॉट डायरेक्टली अवेलेबल, द प्राइस फॉर द सेट करेंसी पेयर इज ऑप्शन डायरेक्टली अवेलेबल ऑनलाइन। तो क्या करते हैं, तो हम लोग क्रॉस रेट करते हैं। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि डायरेक्टली अवेलेबल नहीं था, हम लोगों ने क्रॉस रेट अप्लाई किया ताकि हम लोग उसके वैल्यू को निकाल सकें। उसके बाद दोस्तों यूएसडी पर आईएनआर दिया हुआ है और पॉन्ड पर यूएसडी दिया हुआ है, तो पॉन्ड पर आईएनआर बताना है। तो दोस्तों जेड रूल को अप्लाई कीजिए, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा जेड रूल अप्लाई कीजिए। तो बताइए इन दोनों चीज़ में कौन कॉमन करेंसी है, तो कॉमन करेंसी है आपका यूएस डॉलर। ठीक है, तो यहाँ यूएस डॉलर और होम करेंसी क्या है हमारा आईएनआर, तो यहाँ लिख दीजिए कितना 48.10। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पाउंड पर यूएसडी दिया हुआ है, तो ये जो 1.60 का वो यहाँ लिखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए समझिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा यूएसडी, यहाँ पे हो जाएगा आपका यूएसडी, यहाँ पे हो जाएगा आपका आईएनआर और यहाँ पे हो जाएगा आपका पाउंड। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है पाउंड पर यूएसडी, मतलब इसका मतलब समझिए कि 1.60 पाउंड इज इक्वल टू 1 यूएसडी, ऐसा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चीज़ को, पाउंड पर यूएसडी दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे यहाँ नहीं लिखाएगा, ये कहाँ लिखाएगा इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, एक मिनट वेट कीजिए। ये आपका यहाँ लिखाएगा 1.60, मतलब एक पाउंड बराबर 1.60 यूएसडी, तो यहाँ लिखाएगा 1.60। ठीक है, तो पाउंड पर आईएनआर निकालने के क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1.60 इंटू 48.10, तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 76.96। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिड रेट को क्या कहते हैं, तो बिड रेट को हम लोग कहते हैं दोस्तों बाइंग रेट। ठीक है, ये पता है आपको, बिड रेट इज इक्वल टू बाइंग रेट। उसके बाद है दोस्तों कि इंडिया जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम में कब स्विच किया था, तो 1993 में स्विच किया था, 1993 में। उसके बाद दोस्तों वैल्यू डेट का क्या मतलब है, तो वैल्यू डेट का मतलब ये ऑप्शन नहीं कह रहा है कि डेट ऑन विच बिल ऑफ करेंसी एक्चुअली परचेज, गलत बात। द डेट ऑन विच एक्सचेंज ऑफ करेंसी एक्चुअली टेक्स पे, सही बात। द डेट ऑन विच बिल ऑफ करेंसी एक्चुअली सोल्ड, गलत बात, ये भी गलत बात। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन है कि आपको वैल्यू डेट निकालना है। ट्रांजैक्शन डेट दिया हुआ है 16 दिसंबर 12, ठीक है, थर्सडे हो, और 17 दिसंबर फ्राइडे हो रहा है, हॉलीडे हो रहा है, तो वैल्यू डेट बताना है। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली स्पॉट रेट आपको बताना है। तो ये देखिए 16 तारीख को आपका 16 थर्सडे है, 17 को फ्राइडे है, तो अब नेक्स्ट वर्किंग डे 17 को होगा, लेकिन ये हॉलीडे है तो हॉलीडे नहीं होगा, फिर 18 को भी नहीं होगा, फिर 19 को भी नहीं होगा, तो अगला जो वर्किंग डे होगा वो कब होगा, 20 को होगा। स्पॉट रेट है तो एक और दिन बढ़ा दीजिए तो 21, तो आपका जो वैल्यू डेट होगा वो 21 दिसंबर 2012 होगा। ठीक है, समझ में है ना। चलिए, क्योंकि नहीं कुछ लिखा हुआ तो आपको स्पॉट रेट ही लेना है, ये बाय डिफॉल्ट आप लोग स्पॉट रेट ही लेते हैं। फिर टीटी रेट फॉर द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन करेंसी यूज्ड बाय, तो बताइए कौन यूज़ करता है, इंडिविजुअल, बैंक, गवर्नमेंट, तो इसका आंसर है बैंक यूज़ करती है। ठीक है, किसी कैपिटल मार्केट में आर्बिट्रेज का क्या मतलब है,
तो आर्बिट्रेज का मतलब मैंने आपको बताया था दोस्तों, आर्बिट्रेज में आप क्या करते हैं कि आप सिक्योरिटी को परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं ताकि उसे प्रॉफिट बना सके। तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, आर्बिट्रेज ट्रांजेक्शन जो होता है दो सेंटर के बीच में क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब दो सेंटर के बीच में सेंटर ये ट्रांजेक्शन होता है, मैंने एग्जांपल लेके समझाया था दोस्तों, तो उसे हम लोग कहते हैं, दो सेंटर के बीच में कहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सिंपल आर्बिट्रेज, डायरेक्ट सॉरी सिंपल, उसे क्या कहते हैं, देखिए बिटवीन मोर देन टू सेंटर, देखिए दो सेंटर से ज़्यादा है ना तो कंपाउंड कहते हैं, ठीक है, और यदि दो सेंटर रहता है तो सिंपल कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी है। यहाँ मोर देन टू लिखा है इसलिए क्या होगा, कंपाउंड होगा। उसके बाद दोस्तों रिस्कलेस ट्रांजेक्शन टू टेक एडवांटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी ड्यू टू प्राइस डिफरेंसेस और yield डिफरेंस इन एक्सेस ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ कॉल, डिफरेंशियल एक्शन, कैश ट्रांजेक्शन, आर्बिट्रेज, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। तो इसे हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेज। तो जब भी हम लोग प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना चाह रहे हैं ताकि जो प्राइस डिफरेंस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्बिट्रेज कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन आर मेंशन बाय फॉरेन एक्सचेंज डीलर इन फॉरेक्स डीलिंग रूम, बताइए। तो जो हमारे फॉरेक्स डीलिंग रूम होते हैं उसमें कोई फॉरेन एक्सचेंज डीलर इनमें से कौन सा पोजीशन मेंटेन करता है। तो डॉलर एंड रुपी पोजीशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन एंड फॉरेक्स रिजर्व पोजीशन, फंड पोजीशन एंड करेंसी पोजीशन, रिजर्व पोजीशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है फंड पोजीशन एंड करेंसी पोजीशन। दो तरह का पोजीशन है, मैंने समझाया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फंड पोजीशन क्या होता है और करेंसी पोजीशन क्या होता है, मैंने आपको इसी को समझाया था पिछले वीडियोज़ में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। कि पहला कह रहा है कि बैंक का यदि ओवरसोल्ड पोजीशन है तो बैंक गेन करेगी यदि फॉरेन करेंसी राइज करेगा। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि बैंक का ओवरसोल्ड पोजीशन है, बैंक गेन करेगी यदि फॉरेन करेंसी डिक्लाइन होगा। दोस्तों आपको ओवरसोल्ड का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, ओवरसोल्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। और एक और क्या है आपका, एक और टर्म है आपका ओवरबाउट, ठीक है। तो इन दोनों का मीनिंग आपको क्लियर रहेगा तो तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स मैं आपको समझाता हूँ कि ओवरसोल्ड और ओवरबाउट में क्या बेसिक डिफरेंस है। देखिए वो ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपका जो सेलिंग है, ठीक है, वो ज़्यादा है क्या ये ज़्यादा है, ठीक है। मैं आपको मेंबर नोट्स में आपको दिखाता हूँ कि ओवरसोल्ड और ओवरबाउट में क्या बेसिक डिफरेंस है। देखिए ओवरबाउट में क्या होता है कि यदि जो फॉरेन करेंसी अमाउंट बैंक लाई है वो सोल्ड से ज़्यादा है तो उसे ओवरबाउट कहते हैं। और ओवरसोल्ड में क्या होता है कि जो फॉरेन करेंसी बैंक लाई है, बैंक बेची है, वो ज़्यादा अमाउंट बाउट से तो उसे कहते हैं ओवरसोल्ड, ठीक है। यही दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ओवरसोल्ड पोजीशन है तो बैंक गेन करेगी जब फॉरेन, तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब बैंक का ओवरसोल्ड पोजीशन होता है यानी कि उसने ज़्यादा फॉरेन करेंसी सेल किया है एज कम्पेयर टू जितना लिया है, वो गेन तभी करेगी जब फॉरेन करेंसी का रेट क्या होगा, डिक्लाइन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों यदि एक पार्टी है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का, वो पे कर दिया करेंसी इट सोल्ड बट कुड नॉट रिसीव द करेंसी इट बॉट फ्रॉम द काउंटर पार्टी, तो जो प्रिंसिपल रिस्क होता है उसे क्या करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों सेटलमेंट रिस्क। सेटलमेंट रिस्क का ये मतलब है, सेटलमेंट रिस्क और फिर सेटलमेंट रिस्क ये दोनों क्रेडिट रिस्क का पार्ट है ना। तो काउंटर पार्टी से यदि करेंसी नहीं मिल पाया उसे, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग सेटलमेंट रिस्क, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है दोस्तों किसी भी फॉरेन एक्सचेंज को रिड्यूस करना या कवर करना, रिस्क को कवर करना, उसे क्या कहते हैं, हेजिंग, स्पेकुलेशन, इंटरवेंशन। तो दोस्तों इसे कहते हैं हेजिंग। हेजिंग मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को रिड्यूस करना या कवर करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जो है अपनी फंडिंग रिक्वायरमेंट को नहीं मीट कर पा रहा है रीजनेबल प्राइस पे, तो वो कैसा रिस्क क्रिएट करेगा, ऑपरेशन, लिक्विडिटी, मार्केट या लीगल रिस्क। तो दोस्तों इसका आंसर है फंडिंग रिक्वायरमेंट जब भी आ जाए तो आप लिक्विडिटी से समझिएगा इसका मतलब है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों जब जब जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के जो पार्टीज हैं, ठीक है, तो फंडिंग रिक्वायरमेंट नहीं मीट कर पा रहे तो वो लिक्विडिटी होता है, ये आपको पता है। उसके बाद दोस्तों सिस्टमिक रिस्क किस कारण से रिस्क आता है, तो दोस्तों सिस्टमिक रिस्क जो आता है वो होता है दोस्तों फेलियर ऑफ बैंक, ठीक है। सिस्टमिक रिस्क होता है किस कारण से, बैंक फेलियर से। सिस्टमिक रिस्क इज रिलेटेड टू फेलियर ऑफ बैंक विच नॉट एडिंग टू रेगुलेशन, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इंटायर बैंकिंग सिस्टम जब फेल हो जाता है तो उसके कारण हमारा रिस्क आता है, सिस्टमिक रिस्क आता है, ठीक है। तो सिस्टमिक रिस्क इज ड्यू टू फेलियर ऑफ इंटायर बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट है फेडरल रूल के अकॉर्डिंग क्या एक्शन लेगा ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि मैच्योर हो गया है बट नॉट यूटिलाइज, ठीक है। तो जो 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 हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हो गया है लेकिन यूटिलाइज नहीं हुआ है, तो एडीज के अनुसार, फेडरल रूल के अनुसार एडीज को उससे कैंसिल कर देना है 3rd वर्किंग डे में, ठीक है। मैच्योरिटी डे के 3rd वर्किंग डे में उसे क्या करना है, कैंसिल कर देना है। तो ये आपको बुक में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। सॉरी यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे गलती से बी आ गया, इसका आंसर ए होगा, थर्ड वर्किंग डे लिखा हुआ है, ये मैंने बी गलत से लिखा है, ठीक है। उसको मैं इरेज कर देता हूँ, उसका करेक्ट आंसर है थर्ड वर्किंग डे। आप बुक देखेंगे तो थर्ड वर्किंग डे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज दैट कैन बी रियलाइज बाय ऑथराइज्ड डीलर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रोड। तो मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रोड के लिए कितना मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज ऑथराइज्ड डीलर रियलाइज कर सकती है, तो वो है दोस्तों हमारा या तो 1 लाख US डॉलर या डॉक्टर की तरह एस्टिमेट किया गया है वो, जो भी कम है वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑथराइज पर्सन कैटेगरी 3 वाज अर्लियर नोन एज, तो कैटेगरी 3 वाले पर्सन क्या करते हैं, तो दोस्तों इसका मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ कि ऑथराइज कैटेगरी नंबर 3 पर्सन को हम लोग क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया है अपने नोट्स में, ऑथराइज 3 वाले को मनी चेंजर करते हैं, RMCs करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद दोस्तों टाइम लिमिट कितना प्रिस्क्राइब किया गया फेडे रूल के अनुसार क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू बिल। तो दोस्तों ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल का क्रिस्टलाइजेशन का टाइम है डिस्कशन ऑफ बैंक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। जब आप किसी भी एक्सपोर्ट बिल का क्रिस्टलाइज करते हैं तो कौन सा रेट अप्लाई करते हैं, ये मैंने समझाया है कि उस केस में आप लोग उस केस में आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो बार बिल सेलिंग लिखा गया है दोस्तों, उस केस में आप लोग बाइंग रेट अप्लाई करते हैं, ठीक है, बिल बाइंग रेट। किस रेट पे टीटी सेलिंग रेट नहीं अप्लाई होगा, देखिए बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग टीटी सेलिंग रेट विल नॉट बी अप्लाई, कैंसिलेशन ऑफ ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल, कैंसिलेशन ऑफ ओवरड्यू इंपोर्ट बिल, कैंसिलेशन ऑफ आउटवार्ड टीटी और एमटी। तो दोस्तों कैंसिलेशन का रूल आपको पता है ना कि कैंसिलेशन में जो है जिसमें मान लीजिए कि बाइंग ट्रांजेक्शन है तो वो सेलिंग रेट पे वो होगा, ठीक है। बाइंग ट्रांजेक्शन जो होता है वो सेलिंग रेट पे कैंसिल होता है। तो दोस्तों आपको मैं इसका रूल दिखा देता हूँ अपने नोट्स में, क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड जो नोट्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर है। क्रिस्टलाइजेशन का जो रेट होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या है कि कैंसिलेशन तो होता है बाय ट्रांजेक्शन कैंसिलेशन टीटी सेलिंग रेट पे, और सेल्फ ट्रांजेक्शन कैंसिलेशन आपका टीटी बाइंग रेट पे होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और जहाँ तक बात है क्रिस्टलाइजेशन का, तो देखिए क्रिस्टलाइजेशन के रिगार्डिंग जो हमारा कंसेप्ट है जो बुक में दे रखा है वो क्या दे रखा है कि जो क्रिस्टलाइजेशन होता है दोस्तों, तो एक्सपोर्ट बिल ड्रॉन इन फॉरेन करेंसी परचेज डिस्काउंटेड नेगोशिएटेड मस्ट बी क्रिस्टलाइज्ड एट टीटी सेलिंग रेट, यहाँ लिखा है टीटी सेलिंग रेट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट बिल को क्रिस्टलाइज करते हैं टीटी सेलिंग रेट पे, यहाँ का है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल, तो टीटी सेलिंग रेट इसमें लगेगा, इसमें तो टीटी सेलिंग रेट ही लगेगा ना, ठीक है। और आउटवार्ड टीटी एमटी है तो उसका आउट कैंसिलेशन में भी लग सकता है टीटी सेलिंग रेट, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि यहाँ पे ये क्लियर नहीं लिखा है कि ये बाइंग ट्रांजेक्शन है कि सेलिंग ट्रांजेक्शन है, तो और इंपोर्ट बिल है, इंपोर्ट बिल नहीं लग रहा है, तो 2 और 3 सही आंसर होगा इसका, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कूपन स्वैप को कैसे डिफाइन करते हैं। कूपन स्वैप बेसिकली एक इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है जहाँ पे बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को एक्सचेंज किया जाता है। पहले दूसरा कर रहा है इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है जहाँ फिक्स रेट एक्सचेंज किया जाता है फ्लोटिंग रेट से। तो कूपन स्वैप को कैसे डिफाइन करते हैं, तो दोस्तों वो होता है हमारा आइदर वन और टू, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा एक केस स्टडी है, इस केस स्टडी को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो दोबारा हम डिस्कस नहीं करेंगे इसे, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस केस स्टडी इन प्रीवियस लेक्चर, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट स्किपिंग दिस वन। ओके, लेट अस मूव टू दिस केस स्टडी। तो ये केस स्टडी आपके सामने है, जो आपका बैंक का कस्टमर है वो आपके पास आया कि वो उसको 12,000 यूरो चाहिए इंडिया से अपने सन के लिए जो ब्रसल्स में स्टडी कर रहा है, और एक्सचेंज रेट दिया हुआ है कि $1 बराबर इतना रुपीज़ और $1 बराबर इतना यूरो, ठीक है। तो क्या रेट आप कोट करेंगे कस्टमर को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप देखने से लगा कि क्रॉस रेट कंसेप्ट है, तो क्रॉस रेट कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों देखिए आपको रेमिट करना है कितना, $12,000, तो यहाँ पे जेड रूल अप्लाई कीजिए, ठीक है। कॉमन करेंसी क्या है आपका, कॉमन करेंसी डॉलर है, तो यहाँ डॉलर लिखेंगे, यहाँ पे डॉलर लिखेंगे, यहाँ पे INR लिखेंगे और यहाँ यूरो लिखेंगे, ये लिखेंगे ना, ये यहाँ लिखते हैं हम लोग। तो दोस्तों देखिए जरा देख के आपको लग रहा है कि आपको ये बताना है दोस्तों कि आप यहाँ पे बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, बैंक के पर्सपेक्टिव से आपको सोचना है, ठीक है। आपको बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि आप इस केस में बाई करेंगे या सेल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यदि वो चीज़ आपको क्लियर है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस केस में आपको उसे 12,000 यूरो जो है यूरो उसे रेमिट करना है, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा बेसिकली, वो आपको जैसे समझिए तो इस केस में हो क्या रहा है
कि उसने आपको ये बैंक, ये आप हुए और ये कस्टमर हुआ, तो कस्टमर ने आपको क्या देगा, INR देगा, और बदले में आप उसे क्या दीजिएगा, यूरो दीजिएगा, यही होगा ना। ठीक है, तो आप यूरो को सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेलिंग ट्रांजेक्शन है, समझ रहे हैं ना। आप INR ले रहे हैं उस कस्टमर से और यूरो को आप उसे दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या मोटिव रहेगा कि हम जो है हायर रेट को अप्लाई करें, क्योंकि सेलिंग रेट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हायर रेट को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों $1 बराबर इतना रुपीज़ और $1 बराबर इतना इतना यूरो दिया हुआ है आपको। तो आप क्या करेंगे, इसमें हायर रेट लेंगे। तो हायर रेट ज़रा इसमें लीजिए, इंटर बैंक सबसे पहले INR वाला लीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, 60.470 यहाँ लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लंदन मार्केट का रेट दिया हुआ है $1 बराबर इतना यूरो। ठीक है, तो मतलब कि कौन सा लेंगे, 0.7221। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे इधर लाने के लिए। तो 1 डिवाइडेड बाई 7221 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। ये मैंने आप अपने पहले वीडियो में समझाया है। 60.470 अपॉन 0.7221। अब जरा कैलकुलेटर पे देखते हैं कितना वैल्यू आता है इसका। दोस्तों इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कैलकुलेटर पे कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो देखते हैं 60 पॉइंट, मैं फिर से कर रहा हूँ, 60.470 डिवाइडेड बाय 0.7221। दोस्तों इसमें आपको मिल रहा है 83.74। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है कि ये 60.470 नहीं है दोस्तों, 60.8470 है। मैंने यहाँ पे गलती से 60.470 लिखा है। 60 पॉइंट क्या है, 8470। ठीक है, और उसको डिवाइड करना है 0.7221 से। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक है, 60.8470 करता हूँ इसे, अब सही होगा। 60.8470 डिवाइडेड बाय 0.7221। ठीक है, तो अब देखिए कितना आ रहा है आपका, 84.2639 आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसको मैं आपको इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे कुछ एरर लग रहा है, तो इसको मैं आपको आगे समझाता हूँ दोस्तों। 81 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस रेट का एप्लीकेशन पे बेस्ड केस स्टडी है। देखिए मिस्टर XYZ ने क्या क्या इंपोर्ट किया, जापानीज यान को, और USD पर INR दिया हुआ है और USD पर JPY दिया हुआ है। बैंक मार्जिन लोड करेगा तो क्या रेट कोट होगा। सिमिलर क्वेश्चन है, पिछला वाला क्वेश्चन से जस्ट सिमिलर है। USD पर INR दिया हुआ है और USD पर ये दिया हुआ है। ठीक है, 50 मिलियन आपका जापानीज येन है, ये इम्पोर्टेड गुड्स का। तो क्या रेट कोट होगा इस केस में। तो दोस्तों JPY को खरीदना है, US डॉलर को बेचना है। ठीक है, तो जब JPY को खरीदेंगे तो रेट डायरेक्ट रेट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन है कि JPY इज टू बी बाउट एंड USD इज टू बी सोल्ड। ठीक है, तो इस पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं। JPY पर USD देखते हैं। तो JPY पर USD में क्या है कि JPY को खरीदना है और USD को बेचना है। अब जरा ट्रांजेक्शन को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, USD पर JPY लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो USD पर JPY का मतलब क्या हुआ कि 1 USD बराबर इतना JPY। तो आप यदि जापानीज करेंसी के टर्म में सोचिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जापानीज के टर्म में ये डायरेक्ट रेट है। डायरेक्ट रेट है तो कौन सा मैक्सिमम अप्लाई होता है, बाय लो सेल हाई मैक्सिमम अप्लाई होता है। तो बाय लो सेल हाई आपको क्या करना है, यहाँ पे JPY को क्या करना है, बाय करना है। तो आपको क्या, आप कौन सा रेट लेंगे, आप यहाँ पे लेंगे दोस्तों लोअर रेट। ठीक है, 91.30। हमेशा हम लोग अपने लोकल करेंसी के टर्म में सोचेंगे, तो 91.30 हो गया। अच्छा, दूसरा ट्रांजेक्शन है USD पर INR। तो USD पर INR में बताइए, USD पर INR में क्या होगा। तो USD पर INR में आपको क्या बेचना है, तो आपको USD पर INR में आपको
हाँ यूएसडी पर आईएनआर जो आपको दिया हुआ है वो भी आपका कैसा रेट है, वो भी आपका डायरेक्ट रेट है, ठीक है, वो भी कैसा रेट है, वो भी आपका डायरेक्ट रेट है 41.500 1571700, ठीक है। तो यूएसडी पर आईएनआर जो आपको दिया हुआ है ये भी आपका कैसा रेट है, इंडियन रुपीज़ के टर्म में ये भी आपका डायरेक्ट रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप समझिए आईएनआर यहाँ पे बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है। तो आप आईएनआर को बेच रहे हैं और यूएसडी को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है। और दूसरे केस में यूएसडी बेच रहे थे और जीपीवाई खरीद रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो यहाँ पे बताइए यूएसडी पर आईएनआर को जरा देखिए आप, तो ऐसे समझिए आप कि आपको ये लिखा हुआ है कि 1 यूएसडी बराबर 45.1500/1700 आईएनआर, यही है ना, ठीक है। आपको ये देखना है कि ये कैसा रेट है, पहले तो रेट देखने को लगेगा कि डायरेक्ट रेट है, तो डायरेक्ट रेट है तो क्या कौन सा मैगनी अप्लाई होगा, बाय लो सेल हाई। अब आपको ये देखना है कि इस केस में हम कर क्या रहे हैं, तो इस केस में आप आईएनआर देकर यूएसडी खरीद रहे हैं, यही हो रहा है ना, ठीक है। तो आईएनआर देकर आप यूएसडी को खरीद रहे हैं, तो मतलब आईएनआर को आप बेच रहे हैं, तो यहाँ पे सेलिंग रेट अप्लाई होगा, यानी 45.1700, ठीक है, 45.1700 यहाँ पे लेना है आपको। तो ये समझ में आया क्यों आया ये और ये क्यों आया, ठीक है। और उसके बाद आपको क्रॉस डेटा कंसेप्ट को अप्लाई करना है। तो इसी तरह से जरा पिछले क्वेश्चन में आ जाइए, मैं आपको एक दोबारा इसको समझाता हूँ दोस्तों, ताकि अब ये जो कन्फ्यूजन रहेगा वो नहीं रहेगा आपके पास। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 रेट आपको दिया हुआ है, ये सब तो बात की चीज़ है, क्रॉस रेट वाला कंसेप्ट तो बात की बात है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 2 रेट दिया हुआ है, मेन ये समझना है कि किस केस में हम लोग बाइंग रेट लेंगे और किस केस में सेलिंग रेट लेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेमिट कर रहा है 12,000, उसको 12,000 यूरो रेमिट करना है। तो यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन है, सबसे पहले क्या है कि वो उस आईएनआर से बैंक क्या खरीदेगी, आईएनआर लेके बैंक क्या करेगी, यूएसडी खरीदेगी, और फिर यूएसडी से बैंक क्या खरीदेगी, यूरो खरीदेगी, यही हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इस वाले रेट को, आईएनआर और रुपीज़, ये क्या है, ये डॉलर है ना, डॉलर और रुपीज़ को देखते हैं। तो डॉलर और रुपीज़ के केस में आप बताइए क्या हो रहा है। तो पहले रेट को देखिए, रेट देखे क्या लगा आपको, रेट देखे लगा कि ये डायरेक्ट रेट है ना, और डायरेक्ट रेट है तो बाय लो सेल हाई, यही होता है ना। चलिए तो बाय लो सेल हाई कंसेप्ट अप्लाई होता है डायरेक्ट रेट में। तो यहाँ पे आप ये बताइए कि आईएनआर और रुपीज़ में हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे आईएनआर को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, और यूएसडी खरीद रहे हैं। तो इंडियन रुपीज़ बेच रहे हैं ना, तो इंडियन रुपीज़ बेच रहे हैं तो हम लोग हायर रेट लेंगे क्योंकि सेल हाई होता है। तो क्या लेंगे, 60.8470 लेंगे। चलिए ये ले लिए पहला केस में। अब जरा नीचे वाले केस देखिए, डॉलर और यूरो के बीच में जो ट्रांजेक्शन रेट दिया हुआ है, ये भी देखिए आपको कैसा रेट लग रहा है, डायरेक्ट लग रहा है कि इनडायरेक्ट लग रहा है। आप यूरो के टर्म में समझिए, यूरो के टर्म में सोचिए, यूरो के टर्म में आप यदि सोचेंगे तो ये आपको देखने से लग रहा है यहाँ पे हमारा लोकल करेंसी फिक्स है, लोकल करेंसी वेरिएबल है, तो ये भी हमारा डायरेक्ट रेट है, और डायरेक्ट रेट है तो बाय लो सेल हाई लगेगा, है ना, बाय लो सेल हाई, यही होता है ना, बाय लो सेल हाई, तो ये होता है। तो अब जरा बताइए इस केस में हम लोग कर क्या रहे हैं, इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका जो यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर को बेच रहे हैं और यूरो को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो आप फॉरेन करेंसी के टर्म में सोचिए, फॉरेन करेंसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो फॉरेन करेंसी को खरीदेंगे तो बाय लो रेट पे खरीदेंगे, यानी 0.7215 लगेगा, क्या लगेगा, 0.7215। अब आप जेड मेथड को अप्लाई कीजिए, यहाँ लिखिए, आप क्या लिखिए, देखिए यहाँ पे लिखिए आप 60.8470, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे लिखेंगे 0.7215, ठीक है, 0.7215, ठीक है दोस्तों। तो और फिर इसको यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा 1/0.7215। फिर क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 60.8470 डिवाइडेड बाई 0.7215। आइए जरा करके देखते हैं कितना वैल्यू आ रहा है, इसे हम लोग करते हैं दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर आएगा आपका, मैं यहाँ करता हूँ 60 पर, मैंने लॉजिकली समझा दिया दोस्तों क्यों ऐसा हो रहा है। 60.8470 डिवाइडेड बाई 0.7215, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 84.334। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए लॉजिकली यदि आप लॉजिक को समझ रहे हैं तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, देख सकते हैं इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है, आपको ये देखना है कि डायरेक्ट रेट है या इनडायरेक्ट रेट है, और डायरेक्ट रेट इनडायरेक्ट रेट यदि पता चल गया फिर देखें कि आपकी कर क्या रहे हैं, सेल कर रहे हैं कि बाय कर रहे हैं, और फिर लॉजिक को अप्लाई कीजिए, आपका आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना है। यहाँ भी देखिए क्रॉस रेट का कंसेप्ट अप्लाई हुआ, तो यहाँ भी समझ में आ गया आपको। हम मार्जिन को ऐड करते हैं सेलिंग रेट में, इसलिए मार्जिन हमने ऐड किया, ठीक है, और फाइनली हम कितना पे करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अच्छा देखिए मल्टी फॉरवर्ड बुकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले भी, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस।
तो इसे हम स्किप कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। कैंसिलेशन जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का होता है ये भी हमने डिस्कस किया है पहले, तो इसे भी हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद जो है हाँ, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए इस क्वेश्चन में स्पॉट रुपीज़ रेट दिया हुआ है, फॉरवर्ड प्रीमियम अगस्त का दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट है 7%, 180 दिन का, कमीशन को चार्ज करना है इतना रेट पे। तो इसमें बताना है आपको क्या आंसर होगा। इसका एक पार्ट इधर है, यहीं से शुरुआत है। तो दोस्तों ये साफ देखने से लग रहा है कि ये आपका बाइंग ट्रांजेक्शन है, तो रेट कैलकुलेशन ऐसे करेंगे और फिर ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो बिल अमाउंट कितना होगा और इंटरेस्ट को क्या करना है सेपरेट करेंगे और कमीशन को क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, तो फाइनल अमाउंट आपको पेबल मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये फॉरेन करेंसी रेट एप्लीकेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि कौन सा ऑफिस है जो कि फॉरेक्स डील अकाउंट कॉन्सेप्शन को देखता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, वो है फ्रंट ऑफिस, है ना। वो फ्रंट ऑफिस है जो कि इन सभी चीज़ों को डील करता है। मिड ऑफिस है, देखिए रिकॉन्सिलेशन हुआ फिर फॉरेक्स डील हुआ तो मिड ऑफिस ही काम करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, फॉरेक्स डील में जो होता है डीलिंग रूम में सर्विस ब्रांच होता है जो कस्टमर को मीट करता है, बाय और सेल फॉरेन करेंसी, मैनेज फॉरेन करेंसी एसेट एंड लायबिलिटी, मैनेज नॉस्ट्रो अकाउंट, 2 पोजीशन मेंटेन होता है प्रोसेस, ये आपको पता ही है, फंड करे फंड और दूसरा करेंसी, बैक ऑफिस प्रोसेस डील अकाउंट रिकॉन्सिलेशन, मिड ऑफिस मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, परमिटाइजेशन ऑफ रिस्क, ये सब फंक्शन लिखा हुआ है किसका क्या फंक्शन है, ठीक है। और रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ काउंटर पार्टी तो उसे हम लोग कहते हैं सेटलमेंट रिस्क, प्री सेटलमेंट रिस्क बिफोर द, है ना। चलिए तो दोस्तों ये सब हमारा क्वेश्चन था, तो उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।